नमस्कार साथियों, केमिस्ट्री गुरु ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन ने आरएक्स का जो पार्ट था आरएक्स एंड एआरएक्स, इसका अपन ने पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज अपना जो है वो है पार्ट 2। तो एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड का पार्ट 2 आ गया है। इस पार्ट में अपन आर एक्स, ये जो बंध है, इस बंध की प्रकृति, आर एक्स बंध की प्रकृति के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर एक्स बंध की क्या प्रकृति है, इसके साथ साथ ही अपन आर एक्स का निर्माण पढ़ने वाले हैं। आर एक्स का निर्माण में भी अपन एक या दो विधि ही पढ़ेंगे, केवल और केवल हाइड्रोकार्बन से ही पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा बन सकता है। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं आर एक्स बंध की प्रकृति। देखिए, आर एक्स में क्या होता है कि ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ कोई एक्स समूह जुड़ा हुआ है। एक्स यानी क्या होगा, एक्स यानी कि फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। एक बार ये ध्यान रखना, ये जो कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो कार्बन और हेलोजन के बीच में विद्युत ऋणता में क्या होता है दोस्तों, अंतर होता है। एक्स की विद्युत ऋणता ऑलवेज ज़्यादा होती है, इसलिए इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणात्मक, और कार्बन की विद्युत ऋणता कम होती है, इसलिए आंशिक रूप से इसके ऊपर हमेशा क्या आएगा, धनावेश आएगा। यानी बंध के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कार्बन से किधर शिफ्ट हो जाने की कोशिश करेंगे, हेलोजन की तरफ। जो ज़्यादा विद्युत ऋणी होगा उसकी तरफ वो बंध के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता की बात करें तो होती है 4.0, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.6। आगे बात समझ में, हमेशा याद रखना कि हेलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से सदैव क्या होती है, ज़्यादा होती है, और कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5 होती है। आगे बात समझ में, चलो देखते हैं। ये जो CX बंध है, CX बंध है, इसकी प्रकृति, तो इसकी प्रकृति होती है दोस्तों, X जो है विद्युत ऋणी है, इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश आ गया, कार्बन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश आ गया, तो जो CX बंध होती है वो ध्रुवीय प्रकृति की होती है। कौन सी प्रकृति की होती है, ध्रुवीय प्रकृति की होती है। आगे बात समझ में। अब इनकी द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम अगर यदि पूछ लिया जाए, बताओ द्विध्रुव आघूर्ण का क्रम, द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लिया जाए, बताओ किसकी ज़्यादा होगी, तो आपको हमेशा याद रखना CF की द्विध्रुव आघूर्ण सबसे ज़्यादा होगा, CL का द्विध्रुव आघूर्ण उससे कम, फिर होगा CBr का द्विध्रुव आघूर्ण, और सबसे कम होगा CI का द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत ऋणता बढ़ने के साथ साथ द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होता है, बढ़ता है, और घटने के साथ साथ ही क्या होता है, घटता है। आयोडीन की विद्युत ऋणता सबसे कम, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी सबसे कम होगा। फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा, इसलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी सबसे ज़्यादा होगा। चलो, एक आती है दोस्तों कक्षीय संरचना। कक्षीय संरचना, अब ये कक्षीय संरचना है क्या, तो कक्षीय संरचना पढ़ने से पहले अपन कार्बन का संकरण देख लेते हैं कि कार्बन में संकरण किस तरह से निकालते हैं। देखिए दोस्तों, कार्बन में जो संकरण होता है, अगर यदि 4 एकल बंध हो, कितने हो, 4 एकल बंध हो, तो इस कार्बन का संकरण अलग निकलेगा। अगर यदि एक साइड में डबल बंध आ जाए और 2 सिंगल बॉन्ड आ जाए, तो इस कार्बन का संकरण अलग निकलेगा। अगर यदि इसी तरह से 2 डबल बंध आ जाए तो उसका संकरण अलग निकलेगा। 4 संयोजकता होनी चाहिए, तो देखो 4 एकल बंध से पूर्ण हो सकती है, 2 सिंगल बंध और 1 डबल बंध, दोनों ही डबल बंध आ जाए। और ऐसी भी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, एक साइड में ट्रिपल बंध और एक साइड में क्या आ जाए, डबल बंध। जब आपके पास 4 एकल बंध आ जाए तो उसके अंदर हमेशा sp3 संकरण होगा। अगर यदि एक डबल बंध है, 2 सिंगल बॉन्ड है, तो उसके अंदर sp2 संकरण होगा।
चाहे 2 डबल बंद हो चाहे 1 ट्रिपल बंद हो, उन दोनों में सदैव sp संकरण होगा। ये कार्बन की संकरित अवस्था है साथियों, बड़े ध्यान से ध्यान देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये कार्बन की क्या थी, संकरित अवस्था थी। अब अपन बात करते हैं X के बारे में कि ये X क्या है। तो X है हैलोजन, ये है अपना वर्ग 17 के तत्व हैं। अब ये जो वर्ग 17 हैं, इनके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2Np5 होता है दोस्तों। यानी कि इनके जो p ऑर्बिट है, p कक्षक है, उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है और एक p कक्षक अभी भी खाली है। तो p कक्षक की आकृति होती है डमलाकार। कैसी होती है, डमलाकार। अब देखिए क्या होगा, यहाँ आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि CH3Cl की कक्षीय संरचना बनाइए, कक्षीय संरचना बनाइए। यानी कि आपसे क्वेश्चन इस तरह से 1 नंबर का क्वेश्चन दे देता है कि मैथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना बनाइए। तो देखिए दोस्तों, मैथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना किस तरह से बनाएंगे, है ना। मैथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले अपन लेंगे ये कार्बन और क्लोरीन, तो ये रहा आपका क्लोरीन। अब देखिए मैथिल क्लोराइड में 4 जो कार्बन की संयोजकता है, उनमें 3 तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 1 क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो बस एक साइड से अपन क्या कर देंगे, क्लोरीन जोड़ देंगे। बाकी के जो 3 साइड हैं, उस जगह पे 1-1 हाइड्रोजन लगा देंगे। ये थी आपको एक सिंपल संरचना के माध्यम से बता रहा हूँ। लेकिन पूछा क्या गया है, कक्षीय संरचना। पूछा क्या गया, कक्षीय संरचना, यानी इसके बीच की बंडिंग को भी बतानी है, बॉन्डिंग की। तो देखिए कार्बन की कौन सी अवस्था आ रही है, 4 एकल बंध से जुड़ गया, 4 एकल बंध। ये देखो 4 एकल बंध, तो कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण। तो देखिए ये कार्बन है, ये आपका कार्बन है। इस कार्बन में 4 कक्षक होंगे और इन चारों कक्षक की जो प्रकृति होगी वो होगी sp3 प्रकार की। यानी ये जो संकरण है, ये जो संकरित कक्षक है, इन कक्षक का नाम sp3 है। इन कक्षक का नाम क्या है, चारों कक्षक है, इन सभी कक्षक का नाम sp3 है। अब हाइड्रोजन के पास तो केवल और केवल s कक्षक होता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन का लिए 3 s कक्षक का गोलाकार संरचना बना दीजिए कि ये 3 हाइड्रोजन का s कक्षक होगा। ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन का लिए s कक्षक बना दिया। अब बच गया क्या, अब बच गया क्लोरीन। तो ये क्लोरीन के लिए p कक्षक की आकृति कैसी बताई है, डमलाकार। तो क्लोरीन का क्या होगा, ये p कक्षक जो बनेगा वो डमलाकार आकार में बनेगा। कैसी आकार में होगा, डमलाकार। और ये जो sp3 है, sp3 के साथ p कक्षक काम में पार्टिसिपेट करेगा, संकरण में बंध बनाने में, और ये होगा Cl। ये है दोस्तों मैथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना। कैसी संरचना थी, ये थी मैथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये मैथिल क्लोराइड की कक्षीय संरचना भी समझ में आ गई है। अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि नहीं आप तो ये बना दो CH3Br, कुछ नहीं करना दोस्तों, ये ऐसा के ऐसे बनाना है। जो Cl है, इस Cl को हटा करके केवल और केवल क्या लिख देना, Br लिख देना, बस ये संरचना बन गई। आपसे बोल दे कि नहीं आप तो I की बनाओ, CH3I की, तो CH3I में भी कुछ नहीं करना, वापस से Br की जगह क्या लिख देना, I लिख देना, बस ये संरचना क्या हो गई आपकी, CH3I की संरचना हो गई। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थी दोस्तों अपने CX बंध की प्रकृति। कौन सी बंध की प्रकृति है, CX बंध की प्रकृति। अब अपन बात कर रहे हैं दोस्तों, जो अपना अगला टॉपिक है वो है RX का निर्माण। RX का निर्माण, जो RX का निर्माण है, इसमें निर्माण के लिए अपने पास कई सारी विधियां हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए अपन 1-2 विधि को इसमें इंक्लूड करेंगे, बाकी उसके लिए अपन सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो देखिए RX निर्माण में जो पहली विधि है वो है एल्केन से। किससे बना रहे हैं, एल्केन से। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, आसानी से संपन्न हो जाती है।
यहाँ अपन बात करते हैं एल्केन। अब एल्केन में जब एल्केन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, एल्केन की अभिक्रिया X2 से करवाते हैं, X2 से करवाते हैं Hμ की उपस्थिति में। Hμ की उपस्थिति, Hμ का मतलब क्या है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन का निर्माण, एल्केन की अभिक्रिया X2 से करवाते हैं। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं X2 की क्रियाशीलता का क्रम। आपको क्रम भी याद रखने हैं। तो देखो क्रम क्या होता है, फ्लोरीन की क्रियाशीलता सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन की होती है, उसके बाद ब्रोमीन की होती है और सबसे कम होती है आयोडीन की। ये आपको क्रियाशीलता का क्रम याद रखना दोस्तों। यानी फ्लोरीन आसानी से क्रिया कर लेगा, क्लोरीन उससे मुश्किल से क्रिया करेगा, ब्रोमीन लगभग सेम करेगा, लेकिन आयोडीन सबसे मुश्किल से क्रिया करने वाला है। ठीक है, देखिए किस तरह से करता है। अगर यदि मैंने रिएक्शन करवा दी CH3CH4, मैथेन ले लिया, मैथेन की रिएक्शन में करवा देता हूँ फ्लोरीन से, किसकी उपस्थिति में, तो ये अंधेरे में ही हो जाएगा, अंधेरे में ही हो जाएगा। और बनाएगा क्या, CH3F प्लस HF, प्लस क्या बनाएगा, HF। अगर यदि फ्लोरीन के स्थान पे मैं क्लोरीन ले लेता हूँ CH4 प्लस Cl2, अगर क्लोरीन ले लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा CH3Cl प्लस HCl। एक बात याद रखना, ये जो अंधेरे हैं उसकी जगह पर मेरे को सूर्य का प्रकाश लेना पड़ेगा। हैलोजनीकरण में ये दूसरा टर्म्स था कि इसमें आपको सूर्य का प्रकाश लेना पड़ा। यहाँ H का मतलब प्लांक स्थिरांक और म्यू का मतलब आवृत्ति है, चलो अगर यदि मैंने यहाँ पे जो आपका क्लोरीन लिया था उस क्लोरीन के स्थान पे मैं Br ले लेता हूँ, ब्रोमीन ले लेता हूँ, तो आपको सूर्य के प्रकाश में तो रखना ही पड़ेगा, प्लस आपको गर्म भी करना पड़ेगा। जब आप गर्म करेंगे तो ही ये रिएक्शन संपन्न होगी, अदरवाइज ये रिएक्शन संपन्न नहीं होगी, क्योंकि ब्रोमीन की स्थिति कौन सी है, द्रव अवस्था में। ब्रोमीन कौन सी अवस्था में होती है साथियों, द्रव अवस्था में। तो देखिए बनेगा क्या, तो कुछ नहीं करना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, बस उसी के हिसाब से चलता आ रहा है HBr। अब बात करते हैं, अगर यदि मैं यहाँ पे CH4 प्लस I2 ले लेता हूँ, क्या होगा, आयोडीन ले लेता हूँ तो क्या होगा, तो आयोडीन के लिए स्पेशल कंडीशन है, एक तो आपको गर्म करना पड़ेगा, गर्म के साथ साथ ही आपको उत्प्रेरक मिलाना पड़ेगा। सूर्य का प्रकाश तो है ही है साथियों, लेकिन उसके साथ उत्प्रेरक मिला करके जब आप गर्म करोगे तो आप बना पाएंगे CH3I प्लस HI। ठीक है दोस्तों, तो इसकी क्रियाशीलता बहुत ही कम होती है, जबकि फ्लोरीन की क्रियाशीलता सबसे तीव्र होती है, इसलिए वो बिना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यानी अंधेरे में ही क्रिया कर लेता है। अब बात करते हैं ये विधि क्या काम है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस विधि के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए। ये जो विधि होती है ये दोस्तों मुक्त मूलक प्रतिस्थापन विधि द्वारा संपन्न होती है। किस विधि के द्वारा ये अभिक्रिया संपन्न होती है, तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ये अभिक्रिया संपन्न होती है। ये पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात और क्या है कि इसमें कई प्रकार के RX का मिश्रण प्राप्त होता है, यानी दो या दो से अधिक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के RX का मिश्रण प्राप्त होता है। तीसरी बात है ये औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि है किसके लिए,
जहाँ जहाँ RX को RX को शुद्ध करने की आवश्यकता न हो, RX को शुद्ध करने की आवश्यकता न हो। जब RX को शुद्ध करने की आवश्यकता न हो, उन स्थानों के लिए उन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में RX को शुद्ध होना जरूरी नहीं है, उन क्षेत्रों में RX निर्माण की सर्वोत्तम विधि यही है। आगे बात समझ में। चलो, इस विधि के द्वारा मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और पोली, मोनोहेलाइड, डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड, पेंटाहेलाइड और पॉलीहेलाइड, सभी प्रकार के हेलाइड प्राप्त होते हैं। आदि प्रकार के RX प्राप्त होते हैं। आगे बात समझ में। चलो, ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नंबर की अभिक्रिया। दूसरे नंबर की अभिक्रिया है एल्कीन से। दूसरे नंबर की अभिक्रिया है एल्कीन से। देखिए, एल्कीन आपको बता देते हैं कि एल्कीन दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एल्कीन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। आज दिन तक आपने सुना ही नहीं होगा कि सर एल्कीन 2 प्रकार की होती है क्या। बिल्कुल दोस्तों, एल्कीन 2 प्रकार की होती है। एल्कीन कौन कौन सी प्रकार की होती है तो एक बार देख लेते हैं। एक होती है सममित एल्कीन, सममित, और एक होती है असममित। एक होती है सममित और एक होती है असममित। देखिए, कार्बन कार्बन डबल बंध से मैंने एक संरचना बना दी है, एल्कीन की है। इसके कार्बन के 4 बंध होते हैं, 2 है डबल बंध के साथ, 2 सिंगल बॉन्ड के साथ। इसको क्या कर दो, बीच से काट दो। इससे क्या कर दो, बीच से काट दो। काट दिया दोनों साइड में। अब दोनों साइड में बराबर दिख रहा है, इधर भी C इधर भी C। अगर दोनों साइड में एक समान समूह आ गया, दोनों साइड में एक समान समूह आ गया, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन बराबर है। जब दोनों साइड से बराबर है तो एक समान है, इसलिए इसे सममित एल्कीन बोलेंगे। लेकिन एक साइड में मैंने लगा दिया CH3। अब बताओ, ये समान रहा क्या? नहीं ना। जब ये समान नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा? असममित। असममित। फिर मैंने क्या किया, चाहे इधर CH3 जोड़ो चाहे इधर जोड़ दो। ये अपन त्रिविमिक केमिस्ट्री में अंतर देखते हैं, लेकिन यहाँ अपन अंतर नहीं देखेंगे। आपको तो समान समूह दिखना चाहिए, बस यहाँ जोड़ दिया तो देखो, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, इधर भी H है, इधर भी H है, ये कार्बन ये कार्बन, तो ये क्या होगा वापस से सममित। पहले क्या हो गया था? असममित। मैं यहाँ जोड़ देता हूँ CH3। अब देखो, इधर 2 CH3 है, यहाँ CH3 H है। अब ऐसी स्थिति में ये अब क्या हो गया? असममित। इसका मतलब क्या है, जो डबल बंध से कार्बन जुड़ा हुआ है उसके दोनों साइड में अगर समान समूह जुड़े हैं तो वो तो होगा सममित, और असमान है तो वो क्या होगा? असममित। प्यारे दोस्तों, अपन बात कर रहे हैं एल्कीन के अंदर जो भी प्रकार की रिएक्शन होगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो असममित एल्कीन से संबंधित होते हैं। किससे? एल्कीन से संबंधित, असममित एल्कीन की संबंधित। पहले अपन बात कर लेते हैं सममित एल्कीन में क्या होता है रिएक्शन। एक रिएक्शन देख लेते हैं सममित एल्कीन में। इसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूं दोस्तों HBr से। हाइड्रोजन को आप यहाँ जोड़ें चाहे हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ें, कहीं पे भी जोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, दोनों बार में अलग अलग जगह पे मैं जोड़ देता हूँ हाइड्रोजन को। देखिए पहले बार में मैं क्या करता हूँ, इस जगह हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ, पहले वाले पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, और दूसरी बार में मैं दूसरे वाले पे हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। अगर पहले यहाँ हाइड्रोजन जोड़ा तो यहाँ Br जुड़ जाएगा, और यहाँ जोड़ दिया तो यहाँ Br जुड़ जाएगा। दोनों का ही नाम दोस्तों एक ही है, इसे बोलते हैं ब्रोमोएथेन। ब्रोमोएथेन दोनों का एक ही नाम है, चाहे ये हो चाहे ये हो।
ब्रोमो एथेन, 1 ब्रोमो एथेन नहीं बोलेंगे साथियों, ब्रोमो एथेन ही बोलेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये नाम समझ में आ गया होगा। ये थी दोस्तों सममित मित एल्केन, सममित एल्केन। अब अपन बात करते हैं असम्मित एल्केन में। असम्मित एल्केन बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों, क्योंकि जितने भी प्रकार के अपने जो नेम रिएक्शन वगैरह आने वाला है वो असम्मित एल्केन में ही आएगा। किस में आने वाला है? असम्मित एल्केन में ही आने वाला है। तो अगला है अपना असम्मित एल्केन। असम्मित एल्केन जैसे कि मैंने ले लिया दोस्तों, देखिए बिल्कुल अच्छा सिंपल उदाहरण ले रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए डबल बॉन्ड से एक साइड में CH3 जोड़ दिया तो वैसे ही असम्मित हो गया दोस्तों। अब इस पे मैं क्या करता हूँ, HBr जोड़ देता हूँ। अब हाइड्रोजन बीच वाले पे भी जा सकता है, हाइड्रोजन इस पे भी जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है ना। देखिए अपन दोनों पे जोड़ देते हैं। मैंने लिख दिया CH3 CH CH2, मैंने लिख दिया CH3 CH CH2। देखिए पहले वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, बीच वाले पे हाइड्रोजन जोड़ दिया और लास्ट वाले पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो यहाँ आ जाएगा Br, यहाँ आ जाएगा Br। अब दोनों में से एक प्रोडक्ट बनेगा। ये तो बनता है दोस्तों गौण उत्पाद, गौण उत्पाद, और ये जो बनता है ये बनता है मुख्य उत्पाद, ये बनता है मुख्य उत्पाद। अब क्या कारण है कि ये मुख्य उत्पाद बना है और क्या कारण है कि ये गौण उत्पाद बना है? तो इसके लिए अपन एक नियम लिखते हैं दोस्तों, मार्कोनिकॉफ नियम। मार्कोनिकॉफ नियम कौन सा दोस्तों नियम है? मार्कोनिकॉफ। हाँ तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ मार्कोनिकॉफ नियम लिख दिया है। तो देखिए मार्कोनिकॉफ नियम क्या है, 11वीं क्लास में आपको अच्छे से बता रखा है। मार्कोनिकॉफ नियम दो होते हैं दोस्तों, होते हैं एक ही है, लेकिन इसे दो अलग अलग भाषाओं में, लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। एक तो लिखा जाता है इलेक्ट्रॉन स्नेही के टर्म्स में और एक लिखा जाता है नाभिक स्नेही के टर्म्स में। अब इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहते हैं, नाभिक स्नेही किसे कहते हैं? तो देखिए मैंने यहाँ रिएक्शन लिखा HBr। H क्या है? H के ऊपर आंशिक रूप से क्या है? धनावेश, और Br के ऊपर आंशिक रूप से क्या है? ऋणावेश। जो ऋणावेशित होगा दोस्तों उसे तो बोलेंगे नाभिक स्नेही, उसे क्या बोलेंगे? नाभिक स्नेही। और जो धनावेशित होगा उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। उसे कौन सा स्नेही बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग द्विबंध से जुड़े, ये द्विबंध से जुड़ा हुआ दो कार्बन है, द्विबंध से जुड़े एल्किन के उस कार्बन पे होता है जिस पे हाइड्रोजन प्रतिस्थापितों की संख्या क्या हो? अधिक हो। यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही वहाँ जुड़ेगा, द्विबंध से जुड़े हुए दो कार्बन है, हाइड्रोजन ज़्यादा कहाँ है? तो यहाँ एक है और इस पे दो है, तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ जा करके जुड़ेगा? इसी पे जुड़ेगा। आगे बात समझ में? दूसरी परिभाषा क्या कह रहा है, देखो ये यहाँ जुड़ गया तो नाभिक स्नेही कहाँ जुड़ेगा? यहीं जुड़ेगा ना। तो देखिए क्या कह रहा है, नाभिक स्नेही का योग द्विबंध से जुड़े एल्किन के उस कार्बन पर होता है जिस पे हाइड्रोजन प्रतिस्थापितों की संख्या क्या हो? कम हो। हाइड्रोजन कहाँ कम है? यहाँ पे, तो यहीं जाकर के ये नाभिक स्नेही जुड़ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो मार्कोनिकॉफ नियम है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब एक बार इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं दोस्तों कि इसकी क्रियाविधि किस तरह से संपन्न होती है। क्या कारण है कि ये यहीं पे जुड़ा है ना? क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आया ही होगा कि सर आपने वहीं पे क्यों जोड़ दिया, आप तो चाहते तो दूसरी जगह पे भी जोड़ देते हैं। तो देखो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म बताने वाला हूँ। सबसे पहले लेते हैं HBr। HBr का ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा क्या? H प्लस आयन और बनेगा Br माइनस आयन। देखिए H प्लस आयन का आकार छोटा है, ये छोटे आकार का, छोटे आकार के कारण से क्या होगा? गतिशीलता
अधिक होगी। जितना छोटा होगा उसकी गतिशीलता उतनी ही ज़्यादा होगी, मोबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, घूमने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये आसानी से पहले जाकर के अटैक कर देगा। तो देखिए किस तरह से अटैक करता है स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या कंडीशन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये पहले कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और दूसरे कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। ये 1 नंबर और 2 नंबर दोनों कार्बन पे अटैक करेगा। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, 1 नंबर कार्बन पे अटैक करवा रहा हूँ। तो देखिए क्या बनेगा, CH3, हाँ पहले इस पे 1 नंबर कार्बन पे अटैक कर देते हैं। तो बन जाएगा क्या, CH3 CH CH2। पहले कार्बन पे अटैक करेगा तो ये सब पहले कार्बन पे जाकर के जुड़ गया। तो बीच वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, धनायन। बीच वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, धनायन। अगर यदि मैं इसको बीच वाले कार्बन पे जोड़ दूं तो देखिए क्या बनेगा, CH3 CH CH2। बीच वाले कार्बन पे जोड़ देते हैं तो ये देख लो मैंने बीच वाले कार्बन पे जोड़ दिया। जैसे बीच वाले कार्बन पे जोड़ा तो बाद वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, धनावेश। अब देखिए क्या बना, ये बना है दोस्तों, ये जो कार्बन है धनायन है, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, तो ये कितने डिग्री का कार्बन बन गया, 2 डिग्री का कार्बोनाइन। इधर कितने कार्बन है, तो इससे एक ही तो कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी तो 2 हाइड्रोजन है और एक संयोजकता कम है, इसकी जगह पे धनायन है। तो ये कितने डिग्री का है, ये 1 डिग्री का कार्बोनाइन है। अब आपको स्थायित्व का क्रम तो पता ही होगा, 1 डिग्री की तुलना में 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है, यानी यही ज़्यादा बनेगा। ये ज़्यादा स्थायी होगा तो रासायनिक अभिक्रिया में भी यही भाग लेगा। तो देखिए क्या होगा, तो मिल जाएगा मेरे साथियों CH3 CH CH3। अब देखो 2 और 3 को मैं जोड़ के लिख देता हूँ, 2 और 1 3 हो जाएंगे। इसके ऊपर मैंने लगा दिया प्लस, और पहले स्टेप में जो Br माइनस बना था वो अब Br माइनस अब घूमते घूमते आएगा और इसके ऊपर जुड़ जाएगा। बनाएगा क्या, बोलिए फटाफट से, CH CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। आगे बात समझ में दोस्तों। अब इसी में दोस्तों एक नियम और लगता है, खरास प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव या प्रति मार्कोनिकोफ नियम। उस नियम के अनुसार क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट बना है इसका विपरीत बनता है। देखिए एक बार मैं वो रिएक्शन मैकेनिज्म भी बना देता हूँ। पेरोक्साइड प्रभाव, पेरोक्साइड प्रभाव, इसी को बोलते हैं खड़ास प्रभाव और इसी को बोलते हैं प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, रिएक्शन मैकेनिज्म भी आपको बताऊंगा। पहले एक बार रिएक्शन लिख देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। HBr का एडिशन करवाने हैं, पेरोक्साइड लेना है और लेना है सनलाइट, और लेना है सनलाइट। बनेगा क्या, तो Br इस पे जुड़ेगा और हाइड्रोजन इस पे। देखिए ये वाला मुख्य प्रोडक्ट बना था, इस पे तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि प्रति मार्कोनिकोफ नियम में उल्टा बनाना है। तो Br यहाँ जोड़ देते हैं, मिलेगा क्या, CH3 CH2 CH2 Br। अब देखिए इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म किस तरह से होती है दोस्तों। अब आप क्योंकि माइंड में तो आ ही रहा होगा कि इसकी सर रिएक्शन मैकेनिज्म भी बता दीजिए। देखिए किस तरह से होता है। पेरोक्साइड को मैं लिखता हूँ ROOR, ये आपका ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। किसकी प्रेजेंसी में, सनलाइट की प्रेजेंसी में टूट जाएगा तो बनेगा ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर, समांश विखंडन होगा, समांश विखंडन। समांश विखंडन का मतलब दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो बन जाएगा क्या, RO मुक्त मूलक। इसे बोलते हैं एल्कोक्सी मुक्त मूलक, मुक्त मूलक। आगे बात समझ में। देखिए ये जो एल्कोक्सी मुक्त मूलक बना है ये क्रिया करेगा HBrC।
तो बना लेगा क्या, ROH प्लस Br मुक्त मूलक प्लस बना लेगा Br मुक्त मूलक। अब देखिए ये Br मुक्त मूलक अब जाएगा एल्किन पे जुड़ने के लिए। तो देखिए क्या स्थिति है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये Br मुक्त मूलक जा कर के जुड़ेगा दोनों ही जगह पे, कहीं पे भी जा कर के जुड़े। अपने को क्या करना है, अपने को तो देखना है किस तरह से जुड़ रहा है। Br मुक्त मूलक दूसरे पे भी जुड़ सकता है, Br मुक्त मूलक पहले पे भी जुड़ सकता है। तो देखिए पहले पे भी जोड़ देता हूँ, दूसरे पे भी जोड़ देता हूँ। देखो किस तरह से जोड़ता हूँ मैं, पहले CH3 CH CH2 और यहाँ सबसे पहले मैं 1 नंबर पे जोड़ देता हूँ। तो ये मैंने Br जोड़ दिया, तो इस वाले पे क्या आ जाएगा दोस्तों, मुक्त मूलक बन जाएगा। दूसरे वाले में क्या करता हूँ, इस Br को बीच वाले कार्बन पे जोड़ देता हूँ। देखिए क्या हुआ, CH3 CH CH2 और यहाँ जोड़ दिया, यहाँ बीच वाले कार्बन पे जोड़ देता हूँ Br, तो यहाँ क्या बन जाएगा, मुक्त मूलक। अब देखिए इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए कितने डिग्री का होगा, 2 डिग्री का मुक्त मूलक। और ये कितने का है, तो इससे एक ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये बनेगा 1 डिग्री का मुक्त मूलक। अब देखिए 1 डिग्री ज़्यादा स्थायी होता है कि 2 डिग्री, तो 2 डिग्री क्या होता है, ज़्यादा स्थायी होता है। 2 डिग्री ज़्यादा स्थायी है तो आगे रासायनिक अभिक्रिया में भी क्या करेगा, वही भाग लेगा। देखिए किस तरह से लेगा, तो ये वाला प्रोडक्ट काम में लेंगे अब अपन, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो मैंने लिख दिया CH3 CH CH2 Br और ये वाला मुक्त मूलक बना हुआ दोस्तों। इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं HBr से। जैसे आप HBr से कराओगे तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और Br बाहर निकल जाएगा। मिल जाएगा आपको CH3 CH2 Br प्लस Br मुक्त मूलक। इसको बोलते हैं दोस्तों 1 ब्रोमो प्रोपेन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये नामकरण आपको अच्छे से समझ में आ गया। आज अपन ने 3 चीज़ें पढ़ी है। एक तो पढ़ी है RX बंध की प्रकृति, फिर पढ़ा है RX का निर्माण में 2 चीज़ें पढ़ी है। एक पढ़ा था एल्केन से और दूसरा पढ़ा है एल्कीन से। एल्कीन में 2 चीज़ें पढ़ी है, मार्कोनिकॉफ नियम और दूसरा पढ़ा है एंटी मार्कोनिकॉफ यानी प्रति मार्कोनिकॉफ नियम। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब अगला जो है उसमें अपन पूरा ही जितने भी प्रकार के निर्माण की विधि है वो संपूर्ण विधि पढ़ लेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों एक आप अपने साथियों के साथ शेयर किया करें। वो कहावत है ना, कर भला तो हो भला। तो बिल्कुल थैंक यू दोस्तों।